नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेके। आप सभी जानते हैं इसके लिए एक टेंडर को भी फ्लोट किया गया है, जिसको शॉर्ट में आप लोग F5CB प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इस वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग BMP-2 व्हीकल्स को मजबूरन फर्दर ऑपरेट करना पड़ रहा है, जिस वजह से अभी इनको मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि जब तक फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल टेंडर के अंदर हमको नए व्हीकल मिलना शुरू होंगे, तो इसमें अभी कम से कम 10 साल का टाइम लग सकता है। तो इस वजह से अभी BMP-2 व्हीकल की अपग्रेडेशन प्रोग्राम को काफी तेज करने की कोशिश किया जा रहा है। BMP-2 व्हीकल्स की बात करें तो इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनकी डिजाइन 80s के दौर की है और इसमें नाइट विजन और मॉडर्न फाइटिंग कैपेबिलिटी मौजूद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इनको अपग्रेड किया जा रहा है और अभी के जो नए BMP-2 व्हीकल मौजूद है जिनको आर्मी को डिलीवर किया जा रहा है, उसके अंदर नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मौजूद है। अभी 3 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से मिलकर एक अपग्रेड पैकेज को भी इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्जिस्टिंग सभी BMP-2 व्हीकल्स को वर्तमान की स्टैंडर्ड की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ इक्विप किया जा सकेगा। और इस अपग्रेड पैकेज के अंदर सी थ्रू आर्मर कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाला है, जिसमें इसके अंदर मौजूद कमांडर और क्रू मेंबर्स को अपने चारों तरफ हो रही चेंजेस को देखने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। नॉर्मली किसी भी आर्मर व्हीकल में बस एक छोटा सा स्कोप होता है जो कि आगे की तरफ होता है, जिसमें ड्राइवर और गनर सामने की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी वो पूरे 360 डिग्री में चल रहे हर एक गतिविधि को नजर रख सकते हैं और अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी मौजूद होने वाला, जो कि दुश्मन की ड्रोन्स के अटैक से इनको सुरक्षित रखेगा, जो कि किसी सिंगल ड्रोन अटैक से या किसी स्वार्म ड्रोन अटैक से भी इनको सुरक्षित रखने वाला है। और इसमें अभी मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इक्विप करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि इनकी फायर पावर को और भी ज्यादा बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके, और अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में इसको शामिल करने की बात की गई थी और इसको आने वाले 4 सितंबर को ही इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। इसी बीच हमारे नेवी के वाइस स्टाफ की तरफ से बताया गया था कि अभी हमारे पास 42 MiG-29 के फाइटर जेट मौजूद है, जिसमें से हम 12 MiG-29 को अभी INS विक्रांत पर ऑपरेट करने वाले, जिनको आगे चल के हम सीधे तौर पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करने वाले। लेकिन आज तक ऑफिशियली बताया नहीं गया कि अभी जो नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है उनको विक्रांत पर डिप्लॉय किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, और इसके चांसेस काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं और लगता है कि इनको शायद INS विक्रमादित्य पर ही तैनात किया जाएगा। अब जब इनिशियली INS विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू किया गया था, तब इसकी लिफ्ट की साइज को लेके भी थोड़े सवाल उठे थे कि इसमें F-18 या रफाल फिट होंगे या नहीं, इसको लेके थोड़ा डाउट था। लेकिन जैसे कि हमें पहले इसकी एक्चुअल साइज मालूम नहीं था और सैटेलाइट इमेज से लिए गए तस्वीरों से एक रफ एस्टिमेशन हमने किया था, कुछ और लोगों ने भी किया था, और हमारा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली सेम आया था, जो कि करीब करीब 10 से 11 मीटर के बीच निकल कर आई थी। और अभी हम विड्थ की बात कर रहे हैं। अब अगर ये 11 मीटर है तो इसमें F-18 तो आराम से आ जाएगा, लेकिन रफाल इसमें फिट होगा या नहीं, इसको लेके थोड़ा सवाल उठ सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, जो कि आप में से कई लोगों ने देखा होगा। लेकिन अभी जब नेवी की तरफ से ऑफिशियली INS विक्रांत की डायमेंशन को इशू किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि INS विक्रांत की लिफ्ट साइज की लेंथ 14 मीटर और विड्थ 10 मीटर के आसपास की। तो अब इससे साफ होता है कि इसमें रफाल तो कभी फिट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके विंग स्पैन करीब करीब 10.90 मीटर के आसपास की है। तो बिना विंग्स को फोल्ड किए रफाल INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट नहीं होने वाला है। और रफाल M की बात करें तो इसमें विंग्स को फोल्ड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। F-18 की बात करें तो भले इसका लेंथ जो है वो 18 मीटर से ज्यादा है, लेकिन जैसे कि INS विक्रांत का जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग लिफ्ट है, तो इसकी लिफ्ट 14 मीटर लेंथ में होने के बाद भी इसमें F-18 फिट हो सकता है और इसकी विंग्स को भी फोल्ड किया जा सकता है, जो कि फोल्ड होने के बाद 9.93 मीटर होने वाली, जिसे आप काइंड ऑफ टाइट फिट कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें रफाल M तो फिट होने वाला नहीं है, और F-18 की बात करें तो ये टाइट फिट होने वाला है, यानी कि जैसे तैसे इसमें फिट होने वाला है। अब शायद इसी वजह से अभी तक INS विक्रांत पर इस नए टेंडर में खरीदे जाने वाले फाइटर जेट को डिप्लॉय करने की बात नहीं किया जा रहा है, और अगर इसमें इनको डिप्लॉय किया जाता है तो इसमें जरूर F-18 को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि रफाल M इसमें कभी फिट होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो विंग्स को फोल्ड करने के बाद इसकी विंग जो है करीब करीब 7.6 मीटर के आसपास हो जाएगी, जो कि आसानी से इसमें फिट होने वाला है। और यही कारण है जिस वजह से अभी MiG-29 के बाद सीधे तौर पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ही INS विक्रांत पर डिप्लॉय करने की बात किया जा रहा है।
अगला अपडेट इजेक्शन सीट्स को लेके। अगर इजेक्शन सीट्स की बात करें तो भारत की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस में मार्टिन वेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सीट्स को इस्तेमाल करने के बाद भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से फैसला लिया गया कि आगे चल के हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे या फ्यूचर में हम लोग एयरक्राफ्ट बनाएंगे उन सभी में इन्हीं सीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने वाले तेजस MK-1 में भी सेम सीट का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर तेजस MK-2 में ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर और यहाँ तक कि एमका में भी सेम सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसी बीच तेजस में मार्टिन वेकर की जिस इजेक्शन सीट का इस्तेमाल होता है उसका नाम या मॉडल MK-16IN-16GS है, लेकिन साथ ही मार्टिन वेकर की तरफ से अभी अपनी एक और मॉडल को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है जो कि सेम MK-16 सीट की एक डेरिवेटिव या अपडेटेड वर्जन है। परेडी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग सीट को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि ऐसा करने से हमारे इंटायर फ्लीट में आगे चल के जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे जो कि एक एस्टिमेशन के मुताबिक 1300 के आसपास एयरक्राफ्ट होंगे उन सभी में एक ही टाइप की सीट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आगे चल के उनको फर्दर मेंटेन करने में उनको आसानी होने वाली है। और यहाँ तक कि हमारे ट्विनर एयरक्राफ्ट में यानी कि STD-40 में भी सेम सीट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को है। आप सब इस टर्म के साथ भली भांति परिचित होंगे क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसा किया जा चुका था जहां पर हमारी डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कई डिफेंस आइटम की इम्पोर्ट को बैन करने का फैसला किया गया था, जिससे फायदा ये हुआ कि हम अभी इम्पोर्टेड आइटम्स के बदले मेड इन इंडिया आइटम्स को खरीद रहे हैं और जो चीजें पहले भारत में नहीं बन रहे थे उसको अभी भारत में बनाना शुरू किया जा चुका है। अब जब पहली इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया गया था उसको दिसंबर 2021 में पेश किया गया था, फिर एक और लिस्ट को मार्च 2022 में पेश किया गया था और तब ये बात बताया गया था कि धीरे धीरे इस लिस्ट में और भी आइटम को ऐड किया जाएगा। इनिशियल लिस्ट में करीब 100 से 108 के आसपास आइटम को बैन किया गया था, फिर दूसरे लिस्ट में भी लगभग सेम आइटम्स को इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई गई थी और अभी एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक और इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया गया और इस बार इस लिस्ट में करीब 780 आइटम को इंपोर्ट करने पर यहाँ पे पाबंदी लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में जो आइटम है उसमें मेनली लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम और कॉम्पोनेंट होने वाले जिनको अलग अलग मिलिट्री प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और इनको अभी भारत में ही बनाया जाने वाला है। अब ये क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है कि ये जो इंपोर्ट बैन लिस्ट चले कब तक चलने वाला है, लेकिन एक एस्टिमेशन के मुताबिक आने वाले 6 सालों में भारत को पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट करने का फैसला किया जा रहा है और 2028 तक कंप्लीट इंडियनाइजेशन करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि तब तक धीरे धीरे करके इंपोर्ट बैन लिस्ट को या पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट को पेश किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।